बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बाब नंबर 5 मादे की तबई हालतें, इसके हम आज एक्सरसाइज के MCQs करेंगे। अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि माया गैसेस से कितने गुना ज़्यादा भारी होती हैं। स्टूडेंट्स याद रखना है 1000 गुना जो माया की डेंसिटी है वो गैस की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। तो मायात जो हैं वो गैसेस से 1000 टाइम्स 1000 गुना भारी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि माया और ठोस गैस से 1000 गुना ज़्यादा वज़नी होते हैं। तो मायात की बात हो रही है, तो मायात भी और ठोस भी जो गैस से हैं वो 1000 गुना वज़नी होते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सेकंड है कि गैसेस मादा की हल्की तरीन हालत है। ये तो हमें पता है कि गैसेस जो हैं वो सबसे हल्की होती हैं। इनकी डेंसिटीज़ को किन यूनिट्स में ज़ाहिर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स जो गैसेस होती हैं उनकी डेंसिटी को ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर में ज़ाहिर किया जाता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये देखें क्यों इनको ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर में ज़ाहिर किया जाता है, क्योंकि इनकी डेंसिटीज़ काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो दोबारा उसी पेज पर आ जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैस की डेंसिटी, ये पेज नंबर 92 पर गैस की डेंसिटी ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर में ज़ाहिर की जाती है और मायात और ठोस की डेंसिटी को ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, लेकिन गैस की डेंसिटी को ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर में ही ज़ाहिर किया जाता है क्योंकि इनकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है। बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन है अगला कि फ्रीजिंग पॉइंट पर इनमें से कौन से डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। आप गौर से देखिए, फ्रीज करना यानी कि किसी चीज़ को हमने जमाना है। फ्रीज करना यही होता है ना, जब आप किसी चीज़ को फ्रिज में रखते हैं तो वो जम जाती है। तो फ्रिज में आप क्या रखते हो, आप माया रखते हो। ठीक है, तो मायात हम फ्रिज में रखते हैं, पानी हो गया। ठीक है, अगर हमने बर्फ़ बनानी है तो हम पानी रखते हैं और बाद में वो जम कर बर्फ़ बन जाती है। अब स्टूडेंट्स बताएं किन दो कंडीशंस, तो माया रखते हैं और ठोस बन जाती है ना। तो जो पानी होता है वो माया रखते हैं और बर्फ़ ठोस बन जाती है। तो माया और ठोस के दरमियान ये फ्रीजिंग पॉइंट डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में होते हैं। ठीक है, सो माया और ठोस है तो ये फ्रीज से आपने याद रख लेना है, कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा ठोस पार्टिकल्स में इनमें से कौन सी मोशन पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो ठोस पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, बल्कि जुड़े हुए होते हैं आपस में, और उनके दरमियान कोई खाली जगह नहीं होती और वो आज़ादाना हरकत नहीं कर सकते। तो वो जस्ट क्या करते हैं, अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ऐसे वाइब्रेट करते हैं, बस आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इस मोशन को हम वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, तो वाइब्रेट करते हैं, सिर्फ वो आज़ादाना घूम फिर नहीं सकते जो ठोस के पार्टिकल्स होते हैं। सो वाइब्रेशनल मोशन इज़ करेक्ट आंसर। ठीक हो गया जी। अच्छा नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एमॉर्फस ठोस नहीं है। अब देखें, एमॉर्फस ठोस का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई खास शक्ल नहीं होती। ठीक है, अब जैसे रबड़ है ये भी एमॉर्फस है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक के भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं कोई खास तरतीब, कोई खास अरेंजमेंट नहीं होती। शीशे में भी कोई खास पार्टिकल्स में तरतीब नहीं होती। हाँ, ग्लूकोज में खास अरेंजमेंट होती है। तो जो ग्लूकोज है ये क्रिस्टलाइन ठोस है, ये एमॉर्फस ठोस नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एमॉर्फस ठोस है। ठीक है, प्लास्टिक, रबड़ और हत्ता के शीशा भी ये एमॉर्फस ठोस होते हैं। तो इनके अलावा वहाँ पर ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज जो है वो एमॉर्फस नहीं है। प्लास्टिक, रबड़ और शीशा ये तीनों एमॉर्फस हैं। ठीक, तो प्लास्टिक, रबड़ और शीशा ये तीनों एमॉर्फस हैं, लेकिन ग्लूकोज जो है ये एमॉर्फस ठोस नहीं है। ठीक है, सो ग्लूकोज जो है ये इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। अच्छा नेक्स्ट, एक एटमॉस्फेयर या एक एटीएम प्रेशर कितने पास्कल्स के बराबर होता है। सो स्टूडेंट्स ये एक रिलेशन है जो कि आपने पहले खुद तशख़ीसी सरगर्मी में तो काफ़ी दफ़ा हमने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसको हमने चेंज भी किया हुआ है न्यूमेरिकल्स के लिए। तो एक एटीएम में 1,13,25 आपने याद रखना है, 1,13,25। ठीक है, अब देखिए ये सारे नंबर्स उन्होंने ना आपको ये दो पहले दो जो हैं कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं। अब अगर हम देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो ये लाख वाला है ना 1,13,25, और ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो ये 10,325 है। तो ये नहीं है, 1,13,25 पास्कल्स के बराबर होता है एक एटीएम। सो ये वाला आंसर आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, इवेपोरेशन में जो मॉलिक्यूल्स माया की सतह को छोड़ते हैं उनमें होती है। अच्छा अब देखें, इवेपोरेशन क्या होता है, जब आप किसी पानी को किसी खुले बर्तन में रखते हैं तो वो पानी बहारात बनकर उड़ता जाता है ना। ठीक है, बहारात बनकर उड़ जाता है, तो इसी को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, माया के मॉलिक्यूल्स का माया की सतह से बहारात में तब्दील हो जाना इवेपोरेशन होता है। ठीक है, अच्छा अब उनमें क्या होता है, क्यों वो बहारात बनकर उड़ जाते हैं, वो क्यों गैस में चेंज हो जाते हैं।
हालांकि पहले वो तो बर्तन के अंदर थे और माया शक्ल में थे, तो जाहिर सी बात है कि उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो वो बर्तन के नीचे से बहुत ज़्यादा एनर्जी से मूव करते 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 जब सतह के ऊपर आते हैं तो वहाँ से वो बहरात बनकर ऊपर उड़ जाते हैं। ठीक है, तो उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, इस वजह से सतह को छोड़ जाते हैं और बहरात में तब्दील हो जाते हैं, बर्तन में से बाहर निकल जाते हैं, ऊपर हवा में चले जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की वजह से। सो ये तो बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है। और बाकी ये कम एनर्जी नहीं होती, दरमियानी भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है तो वो उड़ जाते हैं ना। अच्छा, इनमें से कौन सी गैस तेज़ी से डिफ्यूज़ करती है? आप देखें डिफ्यूजन क्या है, जब दो गैसों को हम आपस में मिलाते हैं तो वो एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं, तो इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। यहाँ सिंपल आप ये समझ लें कि अगर कमरे में किसी बंदे ने खुशबू लगाई हुई हो, सेंट लगाई हुई, यहाँ गुलाब का फूल पड़ा हो, ठीक है, तो उसकी खुशबू जो है वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब इनमें से हमने ये देखना है कि कौन सी ज़्यादा डिफ्यूज़ करती है, तेज़ी से डिफ्यूज़ करती है। अब इसका रूल ये है कि जिसका एटॉमिक मास कम होगा, जो हल्की होगी वो जल्दी डिफ्यूज़ करेगी, जो भारी होगी वो कम डिफ्यूज़ करेगी। अब स्टूडेंट्स देखें, बड़ी सिंपल है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक मास 1 है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर भी 1 है। ये सबसे हल्का एलिमेंट है पूरी कायनात में। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये सबसे पहले नंबर पर है और इसका एटॉमिक मास 1 है। तो हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट है। हीलियम वजनी है, क्लोरीन, फ्लोरीन ये वजनी है सारे। तो हाइड्रोजन जो है ये हल्का एलिमेंट है, तो ये जो गैस होगी हाइड्रोजन की ये बहुत जल्दी डिफ्यूज़ करेगी क्योंकि ये बहुत हल्की है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने हाइड्रोजन पर निशान लगाना है जी, क्योंकि ये हल्की है, इसका एटॉमिक मास 1 होता है और इससे हल्का कोई एलिमेंट नहीं। और जो हाइड्रोजन गैस बनेगी वो H2 होगी, ठीक है, H2, और उसका एटॉमिक मास 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इनमें से कौन सी चीज़ बॉइलिंग पॉइंट पर असरअंदाज नहीं होती? अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर माया उबलना शुरू कर जाए, बॉयल होना शुरू कर जाए। आप दूध रखते हो चूल्हे पर तो वो उबलना शुरू हो जाता है, तो वही बॉइलिंग है। उस वक्त जो टेम्परेचर होगा थर्मामीटर से हम पैमाइश करेंगे, उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन सी चीज़ असरअंदाज नहीं होती। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, जी हाँ स्टूडेंट्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं ये होती हैं। बैरूनी प्रेशर भी होता है, याद रखें, अगर ऊपर से हम प्रेशर ज़्यादा कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। प्रेशर कुकर इसी असूल पर काम करता है। ठीक है, और माइकनोइट, ये तो ऑब्वियसली आपने इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी किया होगा, तो उनमें तो ये तीनों चीज़ें हैं। माया का इब्तदाई टेम्परेचर नहीं है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ये माया के इब्तदाई टेम्परेचर पर असरअंदाज नहीं होता। ठीक है, तो इस पर डिपेंड नहीं करता। सो ये डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट है इसका। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कि गैस की डेंसिटी बढ़ती है जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है। जी नहीं स्टूडेंट्स, अब देखिए डेंसिटी क्या होती है। अब डेंस का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स कितने करीब करीब है ना, तो जितने करीब करीब मॉलिक्यूल्स होंगे ना तो उसकी उस चीज़ की डेंसिटी उतनी ज़्यादा होती है, और जितने मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, जगह ज़्यादा घेर रहे हैं, तो उसकी डेंसिटी उतनी ही कम हो जाएगी। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, तो उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। प्रेशर बढ़ाएंगे, जी हाँ स्टूडेंट्स, ये पॉइंट ठीक है। अब क्यों? अब देखें, ये फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक बर्तन है, इसके ऊपर ये मूवेबल पिस्टन है, ठीक है, और इसके अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर हम ऊपर से प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो ये मूवेबल पिस्टन है तो ये नीचे आ जाएगा। तो प्रेशर हमने बढ़ाया तो इसके जो मॉलिक्यूल्स अब होंगे अब वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, और फिर अगर फर्दर हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो और वो हम ऊपर से प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो और ये करीब करीब आ जाएंगे, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाएंगे, तो वो ज़्यादा डेंस हो जाएंगे, ज़्यादा घने हो जाएंगे। सो ये आइडिया है स्टूडेंट्स, यह आपने याद रखना है। तो प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ जाती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, माया का वेपर प्रेशर कब बढ़ता है? तो अब प्रेशर में इजाफे से नहीं, टेम्परेचर में इजाफे से। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये वाला ऑप्शन ठीक है। तो टेम्परेचर में इजाफे से वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर्स में चेंज होंगे। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा क्योंकि मॉलिक्यूल जो ज़्यादा हो गए। अच्छा, ये वाला टॉपिक आपका वेपर प्रेशर वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखें टेम्परेचर है, तो ज़्यादा टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। सो ये आप समझ लें, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने ये देखा ना कि माया का वेपर प्रेशर बढ़ता है टेम्परेचर में इजाफे से, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, ये थे आपके एमसीक्यूज़। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है, टेम्परेचर में इजाफे से वेपर प्रेशर बढ़ता है।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लिया करें। खुदा हाफिज़।